दिल्ली से अगर ये ट्रिप आप लोग कर रहे हो ना, जरूरी नहीं है यही ट्रिप, अगर इस रूट पे जा रहे हो, अगर आप अयोध्या वाया अयोध्या होकर नेपाल जाना चाहते हो तो एक छोटी सी टिप दे देता हूँ भाई, आप लोगों को नहीं पता चलेगा, गूगल मैप से इधर उधर घुमा देगा और ना ही किसी से पूछ पाओगे क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं। बट जो सबसे अच्छा रास्ता है ना वो है वाया गोरखपुर। गोरखपुर एक्चुअल गोरखपुर ना जाके वहां से बाईपास होके हम लोग लेफ्ट में कट जाएंगे पीपीगंज के लिए। एक्चुअल में आप लोगों को जो रास्ता दिखाएगा गूगल मैप वो दिखाएगा बस्ती से। बस्ती जैसे आप पहुंचोगे वहां से लेफ्ट कटने को बोल देगा, वो सिंगल लेन रोड है, वहां मत जाना। जब मैं बाइक राइड करके वापस आ रहा था तो मैं फंस भी गया था वहां पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा उस रास्ते से मत जाना, बहुत स्पीड आपकी कम हो जाएगी। ये जो प्रॉपर हाईवे ना 4 लेन हाईवे है, सामने आप देख सकते हो उधर 2 लेन हाईवे है, राइट साइड में 2 लेन हाईवे, तो एटलीस्ट इस पे आपकी स्पीड नहीं घटती, जिसकी वजह से नॉर्मली आप अयोध्या से 3 घंटे में गाड़ी लगा दोगे। और नॉर्मली आप अगर मैप लगाओगे ना अयोध्या से तो 4-4.25 घंटे दिखाएगा, क्योंकि उसका रीजन ये है सिंगल लेन रोड है, वहाँ पर बीच बीच में बाइकें गाड़ियाँ के बीच में ना गाँव पड़ते हैं। और जब मैं लास्ट टाइम आया था उस पर इतना टाइम लग गया था, बाइक से सोचो इतना टाइम लग गया था, BMW से आ रहा था मैं, ठीक है, उसके बावजूद भी ऐसा भी नहीं कि बहुत स्लो बाइक थी या फिर गाड़ी तेज चलती है, अच्छी खासी बाइक थी, उसके बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप लोग अयोध्या से आ रहे हो तो आप लोग डालना पीपीगंज, PEPEGANG, पीपीगंज करके, पेपेगंज जो है वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन, मतलब अगर आप देखोगे तो, बट एक्चुअली पीपीगंज बोलते हैं। पीपीगंज अगर आप डालोगे ना तो गोरखपुर बाईपास से आपको रास्ता दिखाएगा, मतलब तिराहा होगा, वो 3 रास्ते जा रहे होंगे, सीधा जाएगा आपका गोरखपुर के लिए, राइट चले जाओगे तो वो आपका जाएगा देवरिया के लिए, और लेफ्ट चले जाओगे तो पीपीगंज होते हुए नेपाल। तो वो रास्ता बहुत अच्छा है, एकदम हाईवे है। और हम लोगों को भी ये एस्टिमेटेड अराइवल जो स्टार्टिंग में दिखा रहा था ना 5:47 दिखा रहा था, बट मेरी एलिगेशन के हिसाब से हम लोग 5 बजे आराम से पहुंच जाएंगे। और ऐसा भी नहीं बहुत तेज चला रहा हूँ मैं, 80-90 की स्पीड आप इस पे बहुत आराम से मेंटेन कर सकते हो। तो जी गोरखपुर बाईपास आ चुका है, यहाँ से हम लोगों को लेना है लेफ्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, ये देखो सामने ये लगा बोर्ड, इस पे एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको, देखो लिखा ना सीधा गोरखपुर, राइट चले जाओगे वाराणसी कुशीनगर, और इसी रास्ते पे आपका देवरिया पड़ता है, और लेफ्ट चले जाओगे यहाँ से तो पीपीगंज, जो कि आपका नेपाल बॉर्डर के रास्ते में पड़ता है, मतलब ये हाईवे है। अब यहाँ से भी आप ओवर ब्रिज लेके पूरा हाईवे लेके पीपीगंज पहुँच जाओगे। और सामने मौसम हो रहा है थोड़ा सा खराब, ये देखो कैसा हो रखा है, ठीक है, कैमरे में पता नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट अब मेरे मन में टेंशन आ गई। कुछ लोग बोलेंगे भाई मौसम खराब हो रहा है, मतलब ये तो सुहाना मौसम है तो अच्छा लगना चाहिए, बट टेंशन मेरे को इस वजह से हो रही है क्योंकि नॉर्मल तरीके से आज एंट्री नहीं लेनी है मुझे नेपाल में, क्योंकि नॉर्मल तरीके से अगर आप नेपाल में एंट्री करते हो ना तो उस केस में क्या होता है, आपको भंसार बनाना पड़ता है अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से हो। बट अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से हो और आप सेम बॉर्डर से वापस आ रहे हो तब भंसार काम आता है। अगर आप सेम व्हीकल से वापस नहीं आ रहे हो तो मतलब किसी और बॉर्डर से वापस इंडिया में घुस रहे हो तो आप लोगों को कारनेट पे स्टैंप लगवाना पड़ता है। तो हमारे कारनेट पे पहली स्टैंप जब हमारे लंडन टाइम पे लगी थी तो शिपिंग की लगी थी, जब कार शिप हो रही थी, जब ईरान गई थी। बट इस बार जो लगेगी, क्या हो गया, अच्छा रोकने के लिए बोल रहे हैं मुझे लग रहा है। अच्छा मैंने स्टोरी डाली थी कहीं, वो देख के तो नहीं है कोई। पीछे कुछ लोग मिल गए थे, काफ़ी देर से वो लोग वेट कर रहे थे, उन्होंने स्टोरी देखी थी तो वो कह रहे कि हम काफ़ी दूर थे, बट हमें पता था कि 11 बजे आप मिलेगा। उनको लग रहा था कि मैं कहीं होटल में स्टे कर रहा हूँ तो 11 बजे का मेरा चेकआउट है, तो इस वजह से मैंने 11 बजे का टाइम डाला है। बट ऐसा नहीं था, वो नोवेयर मैंने 11 बजे का टाइम डाल दिया था मीटअप का, क्योंकि 11 बजे तक मैं फ्री हो रहा था दर्शन करके और जल्दी निकलने का प्लान था। बट फिर कुछ ही लोगों से मिल पाया था तो फिर ये रास्ते में रुके हुए थे, बाकी 1-2 लोग और रुक गए थे। चलो आते हैं मेन टॉपिक पे। तो मैं आपको बता रहा था कि आज मेरे को टेंशन इस वजह से हो रही है, एक तो मैं थोड़ा सा लेट हूँ, प्लस में अगर बारिश हो गई ना तो मेरी जो एंट्री का जो प्रोसीजर है या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें थोड़ी सी मेरे को बाधा आ सकती है। बाधा इस वजह से आ सकती है क्योंकि नॉर्मली अगर आप अपने व्हीकल से अगर नेपाल में एंटर करते हो तो आपको भंसार नाम का एक डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है। काफी लोगों को ये चीज पता होगी बट जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ। तो भंसार का नॉर्मल ये पूछते हैं आपको कितने दिन के लिए जाना है, 2-3 दिन 4 दिन, तो वो लगभग मेरे 700-800 1100 में बन जाता है एक गाड़ी का, ठीक है। वो नंबर ऑफ पीपल जितने होते हैं उन सब पे डिपेंड करता है, और उसमें आपको गाड़ी सेम बॉर्डर से वापस इंडिया लेके आनी होती है। मतलब ऐसा नहीं है सेम बॉर्डर से, आप यहाँ से एंटर करके नेपाल से वापस इंडिया किसी भी बॉर्डर से आ सकते हो। बट मेरे केस में यह है कि मैं गाड़ी इंडिया से बाहर तो नेपाल लेके जा रहा हूँ, बट नेपाल से ही मैं अंदर एंटर नहीं करने वाला हूँ, मेरे को शिपिंग करानी है वापस यूएसए से। तो उस केस में मेरे को ना थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाती है। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या बढ़ जाती है, अगर मैं इंडिया से बाहर जाता हूँ तो मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप होना चाहिए। नेपाल की बात हटा दो, किसी भी कंट्री में जा रहा हूँ इंडिया से डायरेक्टली बाहर तो मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगनी चाहिए, क्योंकि जब मैं वापस इंडिया में आऊंगा ना तो इमिग्रेशन मेरे से पूछेगा कि आपकी एग्जिट के स्टैंप तो है ही नहीं पासपोर्ट पे, तो आप एंटर कैसे कर रहे हो, आप बाहर कब गए और कैसे गए बिना स्टैंप लगवाए। तो उस केस में मेरे को पासपोर्ट पे स्टैंप लगवानी पड़ेगी पहली चीज। अब आकाश भी मेरे साथ है तो आकाश के पास पासपोर्ट है नहीं, तो इसका मेरे को अलग से भंसार का पूछना पड़ेगा कि क्या सिस्टम है, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से जो लास्ट टाइम गए थे ना उनका सब तक जो लोग जा रहे थे वो नेपाल से फिर जा ही रहे थे। ऐसा अभी तक केस हुआ नहीं कि गाड़ी में ऐसे 2 लोग हैं जो नेपाल से ही वापस इंडिया घुसेगा जिसके लिए भंसार बनेगा, और अब ये नहीं पता गाड़ी में जा रहा है तो उसके लिए भंसार किस टाइम। मतलब अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इस चीज को लेकर बॉर्डर पे जाके पूछूंगा कि मुझे तो पासपोर्ट के थ्रू एंटर करना है और अपनी गाड़ी को लेके जाना है, बट एक बंदा है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसके केस में क्या होगा। दूसरी चीज है कि गाड़ी भी मेरे साथ जा रही है जो एंटर नहीं करेगी वापस इंडिया में, जो शिप होगी,
और हर कंट्री पे मुझे कार्नेट की स्टैंप लगवानी है। तो कार्नेट की स्टैंप अगर एग्जिट की नहीं लगी गाड़ी की, तो उस केस में जब मैं शिपिंग कराऊंगा तो इंडिया में पूछेंगे कि गाड़ी बाहर जब इंडिया से गई ही नहीं, मतलब पहला स्टैंप आपके पास है ही नहीं कि इंडिया से बाहर कौन से बॉर्डर से गई है गाड़ी, तो आप वापसी कैसे लेके आ रहे हो। तो सबसे पहला स्टैंप बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। तो आज मेरे को वो भी देखना है कि कार्नेट का यहाँ पर कुछ है कि नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक भैया गए थे तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी बहुत ढूंढ ढांड के इधर उधर, क्योंकि काफी सारे एजेंट्स हैं वहाँ पे, बट एजेंट्स को इस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि होता क्या कार्नेट, ठीक है, क्योंकि लोग जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। अब कुछ एक दो लोग हैं जिन लोगों को पता है, तो लास्ट टाइम उनको उनके लक से मिल गए थे वो लोग, बट आज मुझे ढूंढने पड़ सकते हैं, और ऊपर से मैं थोड़ा लेट भी हूँ, जो बॉर्डर पहुंचने में मेरा टाइम है। तो यही सब रीजन है, इसके मैं सोच रहा हूँ मौसम तो एटलीस्ट खराब ना हो, क्योंकि बारिश कीचड़ वो सब होगा। बॉर्डर इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, मतलब बॉर्डर के इस तरफ इंडिया साइड तो अच्छा है, बट नेपाल एंटर करते भाई कच्चे रास्ते और ये सब है। तो उस केस में मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बारिश ना हो तो बेटर है, ताकि मैं तमीज से ढूंढ के और सारी डॉक्यूमेंटेशन कर भी पाऊँ और आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर पाऊँ। पीपीगंज क्रॉस कर गए भाई, यहाँ से मैंने लोकेशन लगा ली है सोनौली बॉर्डर की। मुझे लग रहा था कि 5:45 के आसपास का टाइम दिखा रहा है, 5 सवा 5 बजे तक खींच दूंगा, बट यार पीछे इतना जाम लग गया इस वाले रास्ते में, मैं क्या ही बताऊँ। बीच में मुश्किल से 1 किलोमीटर का स्ट्रेच था, जो सिंगल लेन हाईवे था, हाईवे तो नहीं मतलब अंदर पीपीगंज से अंदर आते हुए। तो अब मेरे को टाइम दिखा रहा है 6:14 पहुंचने का। मेरे दिमाग में अब एक चीज आ रही है, कहीं गलती से अगर इमिग्रेशन ऑफिस बंद हो गया होगा तो क्या होगा। वैसे जो टाइमिंग है ना नेपाल में एंटर करने की, वो 10 बजे तक है, बट अगर आप गाड़ी से एंटर करते हो तो 8 बजे तक है। बट मेरे को जो काम है इमिग्रेशन और कस्टम वगैरह भी विजिट करना है मेरे को, कार्नेट और पासपोर्ट पे स्टैम्प के लिए, तो उस केस में थोड़ा जल्दी जाना चाहिए था मुझे, बट ठीक है चलो कोई नहीं, होपफुली हो जाए, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे कुछ। बॉर्डर पहुंचने में लगभग 46 किलोमीटर बचे हैं, 1 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है, और ये बीच में आ गया जंगल। अब मुझे याद आ रहा है कि यार हम लोग जब गलत रास्ते पे थे ना लास्ट टाइम, जब मैं बाइक से आया था, तब मैं इस जंगल में फंसा था, बट अभी तो ये सही रास्ते से जा रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम रिग्रेट कर रहे थे कि इस रास्ते पे क्यों आ गए। वैसे देखा जाए तो पूरा हाईवे मुझे लग रहा है मैंने कोई कट मिस कर दिया या फिर कहीं अलग जगह से जा रहा हूँ। ठीक है चलो कोई नहीं, मतलब जो एक्सपेक्टेड अराइवल था वो बढ़ा है, मुझे लग रहा है आकाश कुछ तो भाई मिस हुआ है, तो समझ ही नहीं आया कुछ, क्योंकि ना ना करते हुए सीधा सीधा हम कितना 20 मिनट हमें लेट हुआ और हम खींच ही रहे गाड़ी, हमने कहीं रोकी नहीं गाड़ी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें जल्दी पहुंचना चाहिए था, समझ रहा है। इन टोटल कितना 188 किलोमीटर था, अब 188 की जगह से 46 किलोमीटर, हम सिर्फ 140 किलोमीटर आए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बस्ती सिर्फ 40 किलोमीटर है वहां से। नहीं सॉरी, हम तो अयोध्या से आए हैं ना अभी, तो अयोध्या से तो बस्ती भाई नाना करते हैं, हाँ 40-50 किलोमीटर है, तो हम 50 बस्ती से 50-60 किलोमीटर है, पॉसिबल नहीं है भाई, कुछ गलत पकड़ा हमने। बॉर्डर पहुंचने में अभी भी लगभग 4.8 किलोमीटर्स हैं, और यहाँ पे पहुंचने से पहले ना आप लोगों को बहुत सारे ट्रक्स दिखेंगे, और ये ट्रक्स के खड़े रहने का यहाँ पर रीज़न ये है, कुछ ट्रक नेपाल से, मतलब अभी तो ये जो ट्रक खड़े हैं ऑब्वियसली ये सारे नेपाल में एंटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस में ना बहुत टाइम लगता है ट्रक्स में, ठीक है। और ये जो निकल के इधर आ चुके हैं, शायद से अभी लोग बॉर्डर क्रॉस करके निकलने वाले होंगे, मतलब इंडिया में घुसे होंगे, तो फिर अब कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनेशन पर निकल रहे होंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा रास्ता कच्चा है, थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसके बाद फिर हम लोग बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। और अभी भैया से बात हुई है मेरे को जो डर लग रहा था ना कि कस्टम इमिग्रेशन बंद ना हो जाए, तो वो तो कह रहे हैं यार कि शायद नहीं होता है, 8 बजे तक ही होता है, क्योंकि वैसे भी मैं सोच रहा हूँ यार कि कस्टम और इमिग्रेशन जो एयरपोर्ट पे होते हैं 24 घंटे चलते हैं, तो मेरे हिसाब से जब तक आपका बॉर्डर खुला है तब तक तो कस्टम इमिग्रेशन होना ही चाहिए, लॉजिकली देखा जाए तो चल के पता चलेगा कि मतलब कैसे होता है, क्योंकि क्या पता कोई फॉरेनर क्रॉस कर रहा हो, मान लो इंडिया में कोई फॉरेनर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है या फिर यूएस सिटीजन है या फिर यूके सिटीजन है, ठीक है, तो अगर उसको इंडिया से नेपाल जाना तो उसको ऑब्वियसली इमिग्रेशन और कस्टम्स होकर जाना पड़ेगा, वो तो भंसार बनवाएगा नहीं, तो उसके लिए फिर खोलना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ तो नॉर्म्स होंगे ना कि अगर बॉर्डर खुला हुआ है तो ये लोग अभी भी आ सकते हैं, तो या तो पूरा बॉर्डर बंद करो, कोई भी नहीं आ सकता। देखते हैं चल के क्या होता है, खुला ही होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ये लोकेशन मैंने लगाई है उर्वशी कैफे की, तो आप लोगों को पहले ही बता दूं, अगर इस रोड पे आप लोगों को चाहिए इमिग्रेशन, इंडिया वाला इमिग्रेशन ढूंढने में पड़ते हो आप लोग, तो बॉर्डर पे नहीं जाना, बॉर्डर के बहुत पहले ही उर्वशी कैफे है, वहाँ की लोकेशन डालो, और उर्वशी कैफे के जस्ट पीछे ही इमिग्रेशन है इंडिया वाला, तो यहाँ पर स्टैम्प लगती है, स्टैम्प लगा सकते हो यहाँ पे, लेफ्ट है से ये रहा भाई, ये देखो सामने दिख रहा ना उर्वशी कैफे, ये रहा उर्वशी कैफे, ठीक है, इसके पीछे ही है इमिग्रेशन, यहाँ पर ही गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद चलते हैं। वो है अपना इमिग्रेशन, देखो इंडियन इमिग्रेशन लिखा हुआ है ना। चलो जी, कैफ़े तो बहुत बढ़िया बना रखा है भाई, उम्मीद नहीं थी मेरे को कि बॉर्डर साइड पे इतना बढ़िया कैफ़े होगा। सामने रहा इमिग्रेशन। चलो जी, स्टैंप लग चुकी है अपनी इमिग्रेशन की। बहुत ही स्वीट थे, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। स्वीट तो सभी होते हैं वैसे, ऑन अ सीरियस नोट इमिग्रेशन वाले लगभग स्वीट ही मिले हैं मुझे हर बार, कोई अकड़ू नहीं मिला। बट पूछ रहे थे, पूरा रूट पूछ रहे थे, कैसे जा रहे हो, क्या है। पहले उन्होंने पूछा कि आप नेपाल जा रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे को एक्चुअली यूएसए तक जाना है बाय रोड। तो उन्होंने पूछा अच्छा, कुछ दिन पहले आए थे लंदन जा रहे थे कुछ लोग, तो मैंने कहा हाँ, मेरे नोन में ही थे वो भी,
ठीक है, तो कह रहे ग्रुप है कि अकेले, मैंने कहा अकेले, कह रहे अकेले कैसे जाओगे, मतलब थोड़ा बहुत ऐसी बातचीत हुई, उन्होंने रूट वगैरह पूछा, उनको भी बहुत नॉलेज थी वैसे रूट की, उनको पता था कि हाँ कहाँ कहाँ फेरी है, क्या क्या रूट है, क्या क्या कंट्रीज कहाँ का है। बट फाइनली हो गया, उन्होंने बोला कि कारनेट है आपके पास, मतलब कारनेट की भी नॉलेज थी। अब मुझे नेपाल साइड पे नहीं पता क्या है, बट यहाँ पर एटलीस्ट लोगों को पता है कारनेट क्या। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कस्टम ऑफिस है, इंडियन कस्टम ऑफिस है, बॉर्डर के जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ही, तो वहाँ पर कस्टम स्टैम्प भी लगवा लेना कारनेट पे। मैंने कहा ठीक है। हाँ जी सर। पार्किंग भैया। पार्किंग यार बताते क्यों नहीं आप लोग जब एंट्री करते हैं, तो ये बताओ। अकेले हैं तो क्या करे भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, पार्किंग देते हैं। आपको कितने रुपए हो गए? 100 रुपये मात्र? यूपीआई कर दूं? यूपीआई कर दूं? कैश नहीं है। कैश यार, वॉलेट कहाँ है मेरा? एक टेंशन तो एटलीस्ट खत्म हो गई कि बंद ना हो जाए। उन्होंने कहा नहीं कस्टम खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। मेन जो बॉर्डर की बैरिकेटिंग है, बेल्ट लगा भाई, मेन बॉर्डर की बैरिकेटिंग है, उसके जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने बोला है कस्टम है, वहाँ पर अपना कारनेट का स्टैंप लगा लेना। और नेपाली साइड जाओगे तो वहाँ पर राइट हैंड साइड पे इमिग्रेशन मिलेगा, और उसके ऑपोजिट साइड पे कस्टम्स है, जहाँ पे भंसार बनता है, वहीं पे कारनेट पे स्टैंप लग जाएगी। कारनेट पे भी स्टैंपिंग हो गई है, पहली स्टैंप लग चुकी है हमारे कारनेट पे। पकड़ो भाई, निकलते हैं अब यहाँ से हम अपनी मंजिल की ओर, जो कि है आज की मंजिल तो हमारी वैसे बॉर्डर के पास की एक छोटी सी सिटी है, बट कारनेट पे स्टैंप लग गई। अब नेपाल में जाके कारनेट पे स्टैंप लगवानी है बस। 1 hour later. नेपाल साइड में एंट्री कर चुके हैं। उधर वाली साइड आपको दिख रही होगी इंडियन साइड है, ये नेपाल साइड है। और नेपाल साइड पे एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे ये अपना है इमिग्रेशन ऑफिस। यहाँ पर चल के अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाते हैं, और इसी के ऑपोजिट में थोड़ा सा बैरिकेटिंग देख रहे हो ना, बैरिकेटिंग क्रॉस करते थोड़ा आगे जाके कस्टम ऑफिस है। कस्टम ऑफिस पे फिर आप लोगों को कारनेट स्टैंप लगवानी पड़ेगी। भंसार के लिए यहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट भंसार आपको इस केस में नहीं बनवाना है, याद रखना। एक और चीज़, अगर इंडिविजुअल बाय रोड पैदल बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसको भी भंसार की नीड नहीं है, सिर्फ गाड़ी का भंसार बनता है। और मेरी गाड़ी के लिए कारनेट पे स्टैंप लग रहा है, तो उसका मतलब मेरी गाड़ी को भंसार की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग मिलेंगे यहाँ पे, बोलेंगे भंसार भी बनवाओ, भंसार भी नहीं होता, उन लोगों को नॉलेज नहीं है कारनेट की, तो आप लोग भंसार मत बनवाना, सिर्फ कारनेट पे स्टैंप लगवाओ और एंट्री हो जाएगी। चलो जी, पासपोर्ट पे स्टैंप यहाँ पे भी लग चुकी है हमारी। नेपाली कस्टम्स पे, सॉरी नेपाली इमिग्रेशन पे, कस्टम्स पे तो कारनेट पे स्टैंप लगेगी। यहाँ पे फटफट हो गया यार, मतलब इतना टाइम नहीं लगा। बाकी आपकी नॉलेज के लिए एक चीज़ और बता दूँ, अभी मैंने अंदर ही कंफर्म किया, बाय रोड अगर आप ये वाला बॉर्डर क्रॉस करते हो ना, सोनौली बॉर्डर, तो 24 घंटे खुला हुआ है अगर आप पैदल क्रॉस करते हो, और बॉर्डर भी 24 घंटे खुला हुआ है, इमिग्रेशन और कस्टम भी 24 घंटे खुला हुआ है। बट अगर आप गाड़ियों के साथ क्रॉस करना चाहते हो तो भंसार ऑफिस और अपना गाड़ियों से जो क्रॉसिंग है उसके लिए जो टाइम विंडो है वो सुबह 6 बजे से रात के 8 ना 6 से 8, सुबह 6 से लेके 8 बजे तक का टाइम है उसके लिए। बाकी अब कस्टम्स चलते हैं, पहले गाड़ी चेक होगी यहाँ पे भी एंट्री करते वक्त। 6 से 10, 10 बोला था, 6 से 10 तक खुला हुआ है। भाई कस्टम्स से पहले यहाँ पे गाड़ी चेक होगी, उसके बाद कस्टम्स होगा। सारी चीज़ें हो गई, सिर्फ और सिर्फ नेपाली कस्टम्स रह गया। बट ऑफिसर जो कस्टम ऑफिसर हैं वो अभी तक आए नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि आप 10-15 मिनट वेट कर लो। अंदर गर्मी हो रही थी, मैंने कहा बाहर ही वेट कर लेता हूँ, गाड़ी में जाता हूँ। चलो भाई, फाइनल स्टैंप्स लग चुके हैं पासपोर्ट पे। इंडियन साइड पे भी इमिग्रेशन पे स्टैंप लग गई, नेपाली साइड पे भी इमिग्रेशन की स्टैंप लग गई, कस्टम्स की इंडियन साइड पे भी लग गई कारनेट पे, और यहाँ पर भी लग गई। और पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि बाहर कहीं कहीं पे क्या होता था ना कि हम नहीं लगवा पाते थे स्टैंप्स, क्योंकि शेंगन टू शेंगन कंट्रीज जाते थे तो वहाँ पर बॉर्डर क्रॉसिंग होती नहीं थी, ठीक है। बट यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा पता चला, इन्होंने क्या किया ना, 2-3 स्टैंप लगाई। मुझे समझ ही नहीं आया कि 2-3 स्टैंप की क्या नीड थी, क्योंकि एक पेपर होता है 3 पार्ट होते हैं, नीचे वाला पार्ट, एक बीच का पार्ट होता है, एक ऊपर का पार्ट होता है। बीच वाला पार्ट जिस कंट्री से आप एग्जिट ले रहे हो वो निकाल के रख लेते हैं, और ऊपर और नीचे स्टैंपिंग करके दे देते हैं कि हमारी कंट्री से एग्जिट हो चुकी है गाड़ी। और फिर जिस कंट्री में आप एंट्री लोगे उस कंट्री में वो ऊपर वाले पार्ट पे स्टैंप लगा के सिग्नेचर करवा के वो भी अपने पास रख लेते हैं, सिर्फ एक नीचे का पार्ट रह जाता है। अब यहाँ पर नीचे का पार्ट रहा है, पर मुझे याद आ रहा है कि ऊपर वाला पार्ट रहता था, तो पता नहीं है। पर ये कह रहे हैं कि हाँ, मतलब इनके मैंने देखे इनके पास जो सारी रिसीट्स रखी हुई थी, तो ये कह रहे यही होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, बट हमें जो एक था कि एंट्री और एग्जिट के स्टैंप आ गई है कारनेट के ऊपर, वो हो चुका है भाई। फाइनली निकलते हैं भाई यहाँ से। यहीं पर ही आगे करेंसी एक्सचेंज और सिम कार्ड वगैरह लेना है। मैंने अपने इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करा लिया, बट फिर भी नेपाल की सिम मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतना डेटा नहीं है, मुझे डेटा बचाना है। एक्सचेंज करा लेते हैं, ज़्यादा करेंसी में एक्सचेंज करा नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ 10,000 की करा रहा हूँ। रीजन बीइंग मेरे पास कार्ड है और नेपाली करेंसी ज़्यादा मेरे को नहीं यूज़ करनी, क्योंकि मैं सिर्फ आज और कल हूँ अभी यहाँ पर नेपाल में। परसों सुबह मेरे को निकलना है चाइना बॉर्डर के लिए। ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को काठमांडू, क्योंकि डेट्स कुछ ऐसी पड़ गई। बट ठीक है, कल कोशिश करेंगे कि काठमांडू शाम को थोड़ा सा मैं दिखा दूँ काठमांडू पहुँचने के बाद। बट फिलहाल आज और कल के खर्चे के लिए थोड़ी बहुत करेंसी ले लेते हैं। सिम कार्ड के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको नेपाल में एंटर करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे करेंसी एक्सचेंज और सिम कार्ड सब कुछ। करेंसी तो हमने एक्सचेंज करा लिए, यहीं पर एक शॉप है, यहीं से हम लोगों ने सिम कार्ड ले लिया। तो बेसिकली अभी हम लोगों को जो पड़ा है, नमस्ते नाम की कंपनी का सिम पड़ा है 450 इंडियन रुपीज़ में 7 डेज़ के लिए अनलिमिटेड डेटा। स्पीड बता रहे हैं 5G की आएगी, ठीक है। तो ठीक है, अनलिमिटेड 7 दिन के लिए। तो कितने दिन रहेगा यहाँ पे? 4-5 दिन।
हाँ तो 7 दिन का ठीक है। बाकी मैंने तो अपनी इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करा लिया, तो मैं सिम नहीं ले रहा हूँ। और मैंने जो नया फ़ोन लिया उसमें भी ई सिम है और इसमें भी ई सिम है। वैसे मैंने देखा नहीं इसमें कौन सा, अभी देखता हूँ, यही वाला है। ठीक है, तो वैसे मेरे को नीड है नहीं, क्योंकि मैं कल इसके साथ ही रहूँगा। कहीं बाहर नीड पड़ती है तो इसका ले लूँगा हॉटस्पॉट, क्योंकि अनलिमिटेड है। और परसों मैंने एग्जिट कर ही जाना है चाइना, नेपाल से चाइना के लिए, तो मेरे को नीड ही नहीं है नेपाल की सिम की। बॉर्डर से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर ही हमारा होटल है, सेफ्रन इन करके। 4 मिनट दिखा रहा है। भैया ना यहीं पर ही आके रुकते हैं जब आते हैं, तो उन्होंने बोला रूम बुकड है वहाँ पे। बेसिकली भैया लोगों का प्लान बन गया, वो लोग भी पीछे पीछे ही आ गए। मतलब वो लगभग मेरे से 2-3 घंटे पीछे थे। जब मैं पहुंचने वाला था बॉर्डर पे, तब वो लोग निकले थे अयोध्या से। बट यहाँ पर मेरी फॉर्मेलिटीज में बहुत टाइम लग गया। यहाँ पे भी चेकिंग हो रही है भाई, यहाँ पे फॉर्मेलिटीज में बहुत टाइम लग गया, जिसकी वजह से अब लगभग टाइम सेम हो गया है। पहुंच गए हैं भाई अपने होटल सैफरन। वैसे मेरा जो फोन था वो स्विच ऑफ हो गया, बट मुझे कुछ चीज़ दिखानी थी आपको, मैंने वैसे फोन से शूट कर लेते हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस भाई, हमारी कंट्री नंबर 1 नेपाल में आए अभी हम लोग, और हमारे 10,000 किलोमीटर्स, एग्जैक्ट 10,000 किलोमीटर्स नेपाल के अपने पहले होटल की पार्किंग में आके कंप्लीट हुए हैं। मतलब देख रहे हो। अब देखते हैं भाई ये किलोमीटर्स कितना बढ़ता है, क्योंकि 10,000 पे लगभग मान लो ट्रिप शुरू ही हुई है अभी, जस्ट मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है, तो ये लेके चलते हैं। वैसे मैंने दिल्ली से जब मैं निकला था ना, तो लगभग 9,000 किलोमीटर कुछ कंप्लीट हुए थे। ठीक है, तो मैं लेके चल रहा था 9,000 के ऊपर कैलकुलेट करूंगा। बट अगर इंडिया के बाहर आप देखा जाए ना, तो 10,000 के ऊपर कैलकुलेट करूंगा कि इंडिया के बाहर हमारी थार रॉक्स कितना चली है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर मैं भूल जाऊं भाई, तो आप लोग भी वीडियो देख रहे हो, समझ जाओ 10,000 पे मैंने जर्नी शुरू की है। तो किस किस कंट्री में कितने किलोमीटर्स कंप्लीट हो रहे हैं, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा रिमाइंड होता रहेगा बीच बीच में। एक रूम अपना ये है 202 नंबर और एक 201 नंबर। एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, एक सोफ़ा है, छोटी टेबल है, इधर वही टीवी पैनल वगैरह, एक नीट एंड क्लीन सा वॉशरूम है। ओके रिपोर्ट है। बाकी प्राइस मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि इस होटल को बुक किया है भैया ने ऑन द वे। तो वो लोग बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, वो लोग कह रहे हैं 10-15 मिनट में आ जाएंगे। मैं जा रहा हूँ भाई, एक दो मुझे रील एक्सपोर्ट करनी है और एक दो काम और है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, तो वो करूँगा। उसका जल्दी से हो जाऊँगा, क्योंकि कल हम लोगों को यहाँ से निकलना है काठमांडू, और परसों सुबह मैं निकल जाऊँगा चाइना बॉर्डर के लिए। तो कल देखते हैं ऐसे कितना डिस्टेंस दिखाता है काठमांडू का। अभी मतलब मेरे हिसाब से 8-9 घंटे दिखाएगा। और लास्ट टाइम बट जब मैं काठमांडू से यहाँ आया था ना बाइक से, तो रास्ता बहुत ख़राब था सीरियसली। बट इस बार देखते हैं, क्या पता वो हाईवे वगैरह बन गए, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन थे सारे हाईवे। तो चलो जी, खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी मत जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।